गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम अध्ययन करेंगे पाठ संख्या 5 प्राथमिक क्रियाएं जो आपकी चल रही हैं, इसका पार्ट 7। यहाँ पार्ट नंबर 7 डाल लें। ये बातें आपकी पहले हो चुकी थी। हम बात कर रहे हैं रोपण कृषि की। किसकी बात कर रहे हैं? रोपण कृषि की बात कर रहे हैं। रोपण कृषि में ये चीजें हो गई थी हमारी, पहले हमने ये बातें देख ली थी कि इस कृषि की शुरुआत है औपनिवेशिक युग में यूरोप वासियों के द्वारा हुई थी। इस कृषि की शुरुआत है औपनिवेशिक युग में यूरोप वासियों के द्वारा हुई। ये बातें पिछले वीडियो में हमने लिख ली थी, दोबारा नहीं लिखेंगे, इनको समझाने के लिए मैंने इनको रखा है यहाँ। इसके बाद में इसकी नेक्स्ट विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं। एक पसली हो गया था, इसके बाद में आप लिखेंगे एक पसली के बाद में इस कृषि में, यहां से लिखना चालू करो। इस कृषि में पहले फसल की या पादप की पौध तैयार की जाती है। पहले पादप की पौध तैयार की जाती है, फिर उसे एक स्थान से उखाड़कर, फिर उसे एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर रोपा जाता है। दूसरे स्थान पर ले जाकर रोपा जाता है। आता है, इसे रोपण कृषि कहते हैं। आता है, इसे हम क्या कहेंगे? रोपण कृषि कहेंगे। ये किसकी परिभाषा होगी? रोपण कृषि की परिभाषा होगी। इसके बाद में लिखो, एक मिनट, हाँ, तो चलिए नेक्स्ट विशेषता के अंतर्गत है। नेक्स्ट विशेषता में लिखेंगे इस कृषि में उच्च प्रबंध, तकनीकी एवं वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। देखो इसमें, इस कृषि में उच्च प्रबंध, तकनीकी विधियों, तकनीकी तथा वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है, जिससे इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। जिससे इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः इसे पूंजी प्रधान कृषि कहते हैं। अतः इसे क्या कहा जाएगा? पूंजी प्रधान कृषि भी कहा जाता है। देखिए, ये विशेषताएं देख लो। पहले जो रोपण कृषि है, इस रोपण कृषि की शुरुआत कब हुई थी? औपनिवेशिक युग में हुई थी। औपनिवेशिक युग आप राजनीतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। औपनिवेशिक युग से तात्पर्य है कि जो प्राचीन महाशक्तियां थी, इन प्राचीन महाशक्तियों ने दूसरे जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर जो देश थे, उन कमजोर देशों को अपने अधीन बना रखा था, अपने अधीन कर रखा था। और उन्हीं देशों के लोगों के द्वारा ये विशेष प्रकार की रोपण कृषि करवाते थे। तो औपनिवेशिक युग में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? कौन से लोगों के द्वारा? यूरोप वासियों के द्वारा। तो पहला प्रश्न आपका बनता है कि रोपण कृषि की शुरुआत कब हुई? तो रोपण कृषि की शुरुआत है वो औपनिवेशिक युग में हुई थी। और लगभग 17वीं शताब्दी में किनके द्वारा की गई है? यूरोप वासियों के द्वारा की गई है। इसके बाद में ये कृषि जो है वृहद स्तर पर की जाती है। इसमें खेतों का आकार छोटा नहीं होता है। यह वृहद स्तरीय कृषि है और लाभोन्मुखी प्रणाली है। लाभ के उद्देश्य से यह कृषि की जाती है।
खेतों का आकार क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, विस्तृत होगा। इस कृषि के अंदर एक ही फसल के उत्पादन पर संकेंद्रण किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है रोपण कृषि में, अलग अलग प्रकार की फसलें नहीं बोई जाती हैं, ध्यान रखेंगे। एक ही फसल के उत्पादन पर संकेंद्रण किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक फसली कृषि भी कहा जाता है। इस कृषि में पहले पादप की पौध तैयार की जाती है और पादप की पौध तैयार करने के बाद में उसको एक स्थान से उखाड़ करके उसको दूसरे स्थान पर ले जाकर रोपा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रोपण कृषि कहा जाता है। इस कृषि में उच्च प्रबंध की आवश्यकता होती है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है और वैज्ञानिक विधियों का इस कृषि के अंदर उपयोग किया जाता है। इन सब कार्यों के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी और अधिक पूंजी की आवश्यकता होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, पूंजी प्रधान कृषि कहा जाता है। तो ये आपके इनमें से बनने वाले प्रश्न है। सबसे पहले जो इससे कृषि की शुरुआत है वो कब की गई, औपनिवेशिक युग में हुई, किसके द्वारा की गई, यूरोप वासियों के द्वारा की गई। फिर देखेंगे किस प्रकार की कृषि है, किस प्रकार की वृहद स्तरीय लाभोन्मुखी प्रणाली है, खेतों का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। फिर इसको एक फसली कृषि क्यों कहते हैं, रोपण कृषि को एक फसली कृषि क्यों कहते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि इस कृषि में एक ही प्रकार की फसल को उगाया जाता है, या एक ही प्रकार की फसल पर विशेष ध्यान दिया जाता है, एक ही प्रकार की फसल के ऊपर संकेंद्रण किया जाता है, इसलिए इसको एक फसली कृषि भी कहते हैं। पहले इसको रोपण कृषि क्यों कहते हैं, एक फसली कृषि, या आपको ये पूछा जा सकता है कि रोपण कृषि किसे कहते हैं, तो ऐसी कृषि जिसमें पहले पादप की पौध तैयार की जाए और फिर उसको एक स्थान से उखाड़ करके दूसरे स्थान पर ले जाकर रोपा जाए, इसलिए इसको रोपण कृषि कहते हैं। और नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि रोपण कृषि को पूंजी प्रधान कृषि क्यों कहा जाता है, तो रोपण कृषि में विभिन्न प्रकार के उच्च प्रबंधन, तकनीकी और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है और इन सब कार्यों के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, इसलिए रोपण कृषि को क्या कहा जाता है, पूंजी प्रधान कृषि कहा जाता है। तो ये मुख्य मुख्य जो विशेषताएं हैं और हैं, अभी आगे हम और लिखेंगे। तो ये सारी किसकी विशेषताएं हैं, रोपण कृषि की विशेषताएं हैं, इसमें देख लेंगे आप। नेक्स्ट है, आगे देखिए रोपण कृषि की विशेषता में नेक्स्ट विशेषता लिखो, इस कृषि में श्रमिक जो है वो सस्ते मिल जाते हैं। इस कृषि में श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं, श्रमिक क्या हो जाएंगे, इसमें सस्ते मिल जाते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे, इस कृषि में कृषि क्षेत्र जो होते हैं ये बाजार से सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। इस कृषि में कृषि क्षेत्र जिसको क्या कहा जाता है, बागान कहा जाता है। कृषि क्षेत्र यानी बागान जो है ये बाजार से सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं, बाजार से सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। अतः इनमें यातायात क्या होगा, विकसित होगा। अतः यातायात विकसित होता है, यातायात क्या होता है, विकसित होता है। इसके बाद में अगली विशेषता लिख लो, नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिख लो, इसमें देखो फेजेंडा, फेजेंडा की परिभाषा लिख लो। फेजेंडा क्या है, ये भी रोपण कृषि है, फेजेंडा भी है। ये ब्राजील में जो कॉफी के बागान होते हैं इनको फेजेंडा कहा जाता है, जो वर्तमान में भी यूरोप वासियों के नियंत्रण में है, फ्रांसीसियों के, और इनको मतलब है फेजेंडा, कॉफी के बागानों को, ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। इसमें देखो ब्राजील में फेजेंडा की परिभाषा लिख लो, ब्राजील में कॉफी के बागानों को, कॉफी के जो बागान होते हैं, कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं, कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं, जिनका
नियंत्रण वर्तमान में भी यूरोप वासियों द्वारा होता है। इनका आज भी नियंत्रण जो है वो किनका है? यूरोप वासियों का है। तो एजेंडा क्या है? एक प्रकार की रोपण कृषि है। और रोपण कृषि में भी क्या है? जो कॉफी के बागान होते हैं, और कहाँ? ब्राजील में। ब्राजील के अंदर जो कॉफी के बागान है, इस ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। ध्यान रखना, फेजेंडा की परिभाषा आपको पूछी जाए तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। और इनका जो नियंत्रण है वर्तमान में भी किसके पास है? यूरोपवासी, जो यूरोप महाद्वीप के निवासी हैं उनके पास में है। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल के लिखे रोपण कृषि के उदाहरण लिखें। रोपण कृषि के उदाहरण कौन कौन सी फसलें हैं जो रोपण कृषि में बोई जाती हैं? तो रोपण कृषि के उदाहरण कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे इसके अंतर्गत आप लिखेंगे। रोपण कृषि के उदाहरण में देखो चाय है, रोपण कृषि के उदाहरणों में चाय आ जाएगी, कॉफी आ जाएगी, कोको आ जाएगा। इसके बाद में गन्ना है, नारियल है, कपास है, कोको है, गन्ना है, नारियल है, रबड़ है, कपास और अनानास, केले। अनानास भी रोपण कृषि के अंतर्गत ही आएगा। अनानास, केले आदि ये किसके एग्जाम्पल हैं? रोपण कृषि के उदाहरण हैं। चाय है, कॉफी है, कोको है, रबड़ है, ये सब किसके हैं? कपास है, अनानास है, केले हैं, ये सब किसके उदाहरण हैं? रोपण कृषि के उदाहरण हैं। तो इसके एग्जाम्पल लिख लो और फेजेंडा की परिभाषा लिख लो। फेजेंडा की परिभाषा में याद भी रखेंगे कि ब्राजील के अंदर जो कॉफी के बागान हैं, ब्राजील में इस कॉफी के बागानों को ही क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। और इन कॉफी के बागानों का जो नियंत्रण है वो वर्तमान में किसके हाथ में है? यूरोप वासियों के हाथ में है। क्योंकि ये जो कॉफी के बागान हैं ये रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि रोपण कृषि की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई है? यूरोप वासियों के द्वारा की गई है। और ये रोपण कृषि के उदाहरण हैं आपके मुख्य उदाहरणों में, जैसे गन्ना है, केला है, रबड़ है, चाय है, कॉफी है, कहवा है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? रोपण कृषि के उदाहरण हैं। इसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे रोपण कृषि की शुरुआत। और रोपण कृषि की शुरुआत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो यूरोप वासी थे, अब यूरोप महाद्वीप के बहुत सारे देश हैं, और कौन कौन से देश के लोगों ने दूसरे देशों में जाकर के कौन कौन सी फसलें लगाई हैं, कौन कौन सी कृषि की शुरुआत की है। तो हेडिंग डालें रोपण कृषि के शुरुआत। रोपण कृषि की शुरुआत पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि रोपण कृषि की जो शुरुआत है वो कब की गई है? औपनिवेशिक युग में की गई है, कि जब महाशक्तियों के द्वारा जो आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर देश थे, उन आर्थिक दृष्टि से कमजोर देशों को अपने अधीन बनाने का कार्य चल रहा था। उस युग को औपनिवेशिक युग कहा जाता है और उसी समय से रोपण कृषि की भी शुरुआत हुई है। तो इसमें आप लिखें एक लाइन पहले कि रोपण कृषि की शुरुआत पश्चिमी यूरोपीय देशों के द्वारा की गई है। रोपण कृषि की शुरुआत, रोपण कृषि की जो शुरुआत है ये कहाँ? पश्चिमी यूरोपीय देशों, पश्चिमी यूरोपीय देशों के द्वारा की गई है। पश्चिमी यूरोपीय देशों के द्वारा क्या की गई है? इसकी शुरुआत की गई है। अब देखो कहाँ कहाँ की गई है, कैसे कैसे की गई है। तो नंबर 1 पर आप बात करेंगे फ्रांस वासियों के द्वारा। यूरोपीय देश है फ्रांस, तो इसमें लिखो नंबर 1 पर फ्रांस वासियों द्वारा। फ्रांस वासियों द्वारा देखो कौन सी रोपण कृषि की और कौन से देशों में की गई है। तो इसमें लिखेंगे फ्रांस वासियों में देखो इन्होंने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोकोआ की पौध लगाई है।
इन्होंने, यहाँ लिखेंगे इन्होंने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी व कोको या कहवा की पौध लगाई है। ये तो हो गई फ्रांस वासियों के द्वारा शुरुआत। फ्रांस वासियों ने, क्योंकि कॉफी और कोको क्या है, रोपण कृषि है, और फ्रांस वासियों ने रोपण कृषि की शुरुआत कहाँ ले जाकर के की है, पश्चिमी अफ्रीका में। इसके बाद में 2 नंबर पर लिखें ब्रिटेन वासियों द्वारा। ब्रिटेन जो है इंग्लैंड, ब्रिटेन वासियों द्वारा हम बात करेंगे कि ब्रिटेन वासियों के द्वारा रोपण कृषि की शुरुआत है वो कौन से देशों में की गई है, ब्रिटेन वासियों द्वारा। इसमें लिखेंगे इन्होंने भारत और श्रीलंका में तो देखो चाय के बागान लगाए हैं। ब्रिटेन वासियों ने, इन्होंने भारत तथा श्रीलंका में चाय के बागान, भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए हैं। मलेशिया में रबड़ के बाग लगाए हैं। मलेशिया जो है, मलेशिया में किसके बाग लगाए हैं, रबड़ के बाग लगाए हैं। इसके बाद में आप देखेंगे पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले के बागान लगाए हैं। पश्चिमी द्वीप समूह है, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना व केले के बाग, गन्ना और केले के क्या लगाए हैं, बाग लगाए हैं। ये ब्रिटेन वासियों के द्वारा शुरुआत है। इसके बाद में जो अमेरिका वासियों के द्वारा शुरुआत, हालांकि यूरोप वासी, देखो अमेरिका क्या है, अमेरिका जो महाद्वीप है ये पूर्णतः एक प्रवासी महाद्वीप है। प्रवासी से तात्पर्य है, प्रवास हम पढ़ चुके हैं पहले, उत्प्रवास और अप्रवास। तो अमेरिका महाद्वीप में पूरी की पूरी जो जनसंख्या है वो पूर्णतः यूरोप वासियों की जनसंख्या है। यूरोप वासियों के द्वारा अमेरिका महाद्वीप पर प्रवास किया गया था। पूरे के पूरे यूरोप वाले हैं वो अमेरिका महाद्वीप में चले गए हैं। तो यहाँ नाम में अमेरिका है, बाकी यहाँ जो जनसंख्या है वो पूरी की पूरी क्या है, यूरोप वासी है, इसलिए यहाँ लिया गया। तो यानी को अमेरिका वासियों द्वारा, अमेरिका वासियों द्वारा, यानी अमेरिका वासियों कहने का मतलब अमेरिका महाद्वीप पर जो यूरोप वासी जाकर के रहने लग गए थे, उन्होंने रोपण कृषि की शुरुआत है वो कहाँ कहाँ की है, तो इसको लिखोगे। इनके द्वारा नारियल और गन्ने के बागान हैं वो लगाए गए हैं। ज़्यादातर इन्होंने क्या लगाया है, इनके द्वारा, यहाँ लिख लो, इनके द्वारा नारियल व गन्ने के बागान लगाए गए। नारियल व गन्ने के बागान, नारियल व गन्ने के क्या लगाए गए, बागान लगाए गए। इसके बाद में लिखेंगे इंडोनेशिया में, यहां लिख लो आप, इंडोनेशिया में गन्ने की फसल पर हॉलैंड वासियों, गन्ने की फसल पर हॉलैंड वासियों, जिसको डच भी कहा जाता है, हॉलैंड वासियों यानी डचों का एकाधिकार था या है, डचों का क्या है, एकाधिकार है, था कर लो आप उसको, एकाधिकार था। अब देखो इसमें थोड़ी सी, यहाँ रोपण कृषि की शुरुआत देखो क्या हुई। ये बात हमने पहले कर ली है कि रोपण कृषि की शुरुआत है वो कब, किनके द्वारा की गई है, पश्चिमी यूरोपीय देशों के द्वारा की गई है। कब की गई है, औपनिवेशिक युग में की गई है। फिर देखो पश्चिमी यूरोपीय देशों में कौन से आ गए, फ्रांस वाले आ गए, ब्रिटेन वाले आ गए, और अमेरिका। अब अमेरिका यूरोप महाद्वीप का नहीं है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अलग है, लेकिन इसको क्यों शामिल किया गया है ये मैंने आपको भी बताया है कि जो प्रवास है यूरोप वासियों के द्वारा, अधिकांश जितने भी अमेरिका में बसे हुए हैं लोग, जितनी भी अमेरिका की जनसंख्या है वो सारी की सारी यूरोप के द्वारा, यूरोप महाद्वीप से आई हुई है।
तो यहाँ अमेरिका पर भी यूरोप वासी ही रहते हैं, इसलिए इसको यहाँ शामिल किया गया है। तो देखो इसमें याद रखना है आपको कि फ्रांस वासी जो हैं इन्होंने तो कहाँ शुरुआत की है रोपण कृषि की? पश्चिमी अफ्रीका में। पूछा जा सकता है पश्चिमी अफ्रीका में रोपण कृषि की शुरुआत है वो किस देश के द्वारा की गई या कौन से देश के वासियों के द्वारा की गई, और कौन सी रोपण कृषि लगाई गई? कॉफी और कोको की पौध लगाई गई। ब्रिटेन वासियों ने रोपण कृषि की शुरुआत कहाँ की है? भारत में और श्रीलंका में। क्या लगाए हैं? चाय के बागान लगाए हैं। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि भारत में चाय की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई? इंग्लैंड वासियों के द्वारा, ब्रिटेन वासियों के द्वारा भारत में चाय की शुरुआत की गई है। मलेशिया में ब्रिटेन वासियों ने किसके बाग लगाए हैं? रबड़ के बागान लगाए हैं मलेशिया में। और पश्चिमी द्वीप समूह में इन्होंने किसकी शुरुआत की है? गन्ना की और केले की शुरुआत की। जो यूरोप वासी हैं इन यूरोप वासियों के द्वारा ज्यादातर जो रोपण कृषि है इस रोपण कृषि में नारियल और गन्ने के बागान लगाए गए हैं। और इसमें आप एक ध्यान रखेंगे कि इंडोनेशिया में ज्यादातर गन्ने की फसल होती है और इस गन्ने की फसल के ऊपर किसका एकाधिकार हुआ करता था पहले? हॉलैंड वासियों का, जो एक यूरोपीय देश है और जिनको क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। तो इन हॉलैंड वासियों का या डचों का क्या हुआ करता था? इंडोनेशिया में गन्ने की फसल के ऊपर एकाधिकार हुआ करता था। तो ये रोपण कृषि की शुरुआत है कि यूरोप वासियों के द्वारा कौन कौन से देशों में, यूरोप महाद्वीप के कौन से देश हैं और उसे कौन से देश ने कौन से देश में जाकर के इसकी शुरुआत की है। इसके बाद में नोट लगाएं, एक नोट लगा करके लिख लो आप नीचे। नोट में लिखो अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण, अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण ढलान वाले क्षेत्रों का उपयोग, ढलान वाले क्षेत्रों का उपयोग चाय के बागान लगाने में किया जाता है। ढलान वाले क्षेत्रों का उपयोग चाय के बागान लगाने में किया जाता है, ये ध्यान रखना। जो अधिक ढाल वाले क्षेत्र हैं इन अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में क्या लगाए जाते हैं? चाय के बागान लगाए जाते हैं। तो ये कौन सी कृषि थी हमारी? रोपण कृषि थी। रोपण कृषि की विशेषता हो गई कि रोपण कृषि की मुख्य मुख्य विशेषता क्या होती है? रोपण कृषि की शुरुआत किनके द्वारा की गई है और कौन से देशों ने कहाँ ले जाकर के इसकी शुरुआत की है। इसके बाद में नेक्स्ट हम कृषि पढ़ेंगे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। हेडिंग डालेंगे विस्तृत वाणिज्य, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि शब्द से ही आपको स्पष्ट हो रहा है। विस्तृत का मतलब होता है बड़ा, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार, अनाज का मतलब है अनाज, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में व्यापार के उद्देश्य से अनाज की खेती करना ही क्या कहलाता है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहलाता है। लिखते जाए डैश लगा के। इस कृषि में खेतों का आकार विस्तृत होता है। इस कृषि में खेतों का आकार विस्तृत होता है। दूसरी विशेषता लिखो, इस कृषि में खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक का कार्य सारा का सारा यंत्रों के द्वारा होता है। इस कृषि में खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक का कार्य यंत्रों के द्वारा होता है। यंत्रों के द्वारा
होता है, इसलिए इसको यंत्रीकरण कृषि भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो, इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम और प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। प्रति एकड़ उत्पादन कम होगा परंतु क्या होगा, इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होगा। इसके बाद में देखो, कृषि में उपयोग किए जाने वाले यंत्र, क्योंकि ये पूर्णतः यंत्रीकृत कृषि है, इसको यहाँ लिख सकते हैं, यंत्रों में व्यवहार किया जाता है, अतः यह पूर्णतः यंत्रीकृत कृषि है। पूर्णतः यंत्रीकृत कृषि है। नेक्स्ट लाइन में देखो, कृषि में उपयोग किए जाने वाले यंत्र, कौन से यंत्र काम में लिए जाएंगे? कृषि में उपयोग किए जाने वाले यंत्र, इसमें लिख लो, यंत्रों में कंबाइन है, ये तो मशीन है, ये चारा काटने की, फसल को काटने की, क्रू मशीन है, कंबाइन है, ट्रैक्टर है, ये लिख लो। कंबाइन है, एक क्रू मशीन है, ट्रैक्टर है आदि। ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में काम आने वाले उपकरण या यंत्र हैं। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे, इस प्रकार की कृषि मध्य अक्षांशों के, ये जो कृषि है, इस प्रकार की कृषि मध्य अक्षांशों के अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसके बाद में लिखेंगे, यह कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में की जाती है। यह कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में की जाती है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में इस प्रकार की कृषि है वो की जाती है। इसके बाद में लिखेंगे, देखो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं, नीचे लिखें, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में देखेंगे यहाँ पे, पहला देखो यूरेशिया, ऐसे लिखते जाओ, देखो अलग से नंबर 1 लगा कि यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया महाद्वीप में दोनों में है। और यहाँ घास का मैदान कौन सा है, स्टेपीज। यूरेशिया में कौन सा घास का मैदान है, स्टेपीज है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज है। उत्तरी अमेरिका और इस उत्तरी अमेरिका में कौन सा है, प्रेरीज घास का मैदान है। इसके बाद में अर्जेंटीना जो है, इसमें पंपाज है। यहाँ 3 नंबर पे लिखेंगे अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना में जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, इसका नाम है पंपाज। अर्जेंटीना में पंपाज है। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्डस है। चौथा लिखेंगे यहाँ दक्षिणी अफ्रीका, और दक्षिणी अफ्रीका में घास का मैदान है, उसका नाम है वेल्डस।
एक ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान है इसका नाम है डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? डाउन्स है। और न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड, और इसमें जो घास का मैदान है उसका नाम है कैंटरबरी। कैंटरबरी। न्यूजीलैंड में कौन सा घास का मैदान है? न्यूजीलैंड में है वो कैंटरबरी घास का मैदान है। अब देखो ये कौन सी कृषि है? हमारी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है। कौन सी कृषि है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है। विशेषता देखेंगे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में, खेतों का आकार क्या होगा? विस्तृत होगा। खेतों का आकार क्या होता है? विस्तृत होता है, यानी खेतों का आकार है वो बड़ा होता है। दूसरा, इस कृषि के अंदर खेत को जोतने से लेकर के, खेत की पहले जुताई करेंगे, फिर उसमें फसल बोएंगे, फिर उसमें सिंचाई करेंगे, फिर उसको काटेंगे। तो खेत को जोतने से लेकर के फसल को काटने तक का सारा काम है वो मानवीय श्रम के द्वारा न होकर के यंत्रों के द्वारा किया जाता है। इसलिए यह कृषि पूर्णतः यंत्रीकृत कृषि है। या आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसलिए इसे क्या कहा जाता है? यंत्रीकृत कृषि कहा जाता है। यंत्रीकृत कृषि कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि यंत्रीकृत कृषि किसे कहते हैं? तो यंत्रीकृत कृषि का मतलब ऐसी कृषि जिसमें फसल बोने से लेकर के या खेत की जुताई से, खेत को जोतने से लेकर के फसल को काटने तक का सारा काम है वो यंत्रों की सहायता से किया जाता है, उसको यंत्रीकृत कृषि कहा जाता है। फिर देखेंगे प्रति एकड़ उत्पादन क्या होगा? कम होगा। और प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होगा? अधिक होगा। ये बात हमने पहले समझ ली थी। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है? खेतों का आकार बड़ा होता है, मानव कम काम करते हैं, सारा का सारा काम किसके द्वारा होता है? यंत्रों के द्वारा होता है। तो एक देखेंगे कि इतना बड़ा क्षेत्र है, यंत्रों के द्वारा काम हो रहा है, तो कहीं मतलब थोड़ा बहुत क्षेत्र है वो वैसे भी पड़क रह जाता है। जैसे अपने खेतों में भी आप देखते हैं कि पेड़ के पास में यंत्र क्या होते हैं? यंत्र के हिसाब से काम करता है, पेड़ के पास में जगह रह जाती है, या मतलब और जो भी कोई निर्माण है खेत के बीच में वहाँ जगह रह जाती है। और जो गहन कृषि होती है, पीछे हमने पढ़ा था, इस गहन कृषि में पूरा का पूरा काम मानव के द्वारा किया जाता है। और मानव जो खेत होता है, जो क्षेत्र होता है, उसकी प्रत्येक जो जगह होती है उस प्रत्येक जगह के अंदर फसल की बुआई करता है, इसलिए वहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखना है आपको, ये प्रति एकड़ उत्पादन जो गहन कृषि होती है इसमें प्रति एकड़ उत्पादन ज़्यादा होता है। यानी बिल्कुल भी जिसको आप समझ सकते हैं कि जो हमारे सैनी समाज के लोग हैं, और सैनी समाज के लोगों के द्वारा आप देखेंगे उनके मोहल्ले में जाकर के सैनी समाज के उसमें उनका जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है जहाँ वो फसल करते हैं, तो वहाँ जाकर के आप देखेंगे तो बिल्कुल एक छोटी सी क्यारी में भी बहुत प्रकार की फसलों को उगा करके रखते हैं, अलग अलग प्रकार की वो कृषि करते हैं, और एक छोटी सी हल्की सी जगह को भी खाली नहीं छोड़ते हैं। वो गहन कृषि है। वो क्या है? गहन कृषि है। तो मानव इस गहन कृषि के अंदर पूरा का पूरा मानवीय श्रम का उपयोग होता है, क्योंकि खेत छोटे होते हैं और यंत्रों को घूमने फिरने के लिए जगह नहीं होती है, तो यंत्र का उपयोग न करके इसमें मानवीय श्रम का उपयोग किया जाता है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में खेतों का आकार बड़ा होगा, खेतों का आकार बड़ा होगा, मानवीय श्रम का उपयोग कम होगा, यंत्रों का उपयोग ज़्यादा होगा, बहुत सारी भूमि पड़त रह जाती है, और प्रति एकड़ उत्पादन तो होगा कम, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या ही बहुत कम है, या तो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, यहाँ तो बहुत सारे होंगे, जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा होगा। गहन कृषि में तो जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा होगा, परंतु जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है इसमें काम सारा का सारा मशीनों से हो रहा है। कोई 2-4 आदमी जो है वो इसकी निगरानी के लिए छोड़ दिए जाते हैं। तो प्रति एकड़ उत्पादन तो कम होगा, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होगा? ज़्यादा होगा। भाई जैसे यहाँ छोटा खेत है, 50 आदमी निर्भर है या 5 आदमी निर्भर है, तो जितना उत्पादन होगा वो 5 में बटेगा, तो उत्पादन ज़्यादा हुआ, या 50 में बटेगा तो कम हुआ। कृषि में उपयोग किए जाने वाले यंत्र भी आपको पूछे जा सकते हैं कि जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है, इस विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में कौन कौन से यंत्रों का उपयोग किया जाता है? कंबाइन मशीन है, करू मशीन है, और ट्रैक्टर इस प्रकार के यंत्र हैं। कहाँ की जाती है ये ध्यान रखेंगे कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है ये मुख्यतः कौन से क्षेत्रों में की जाती है?
ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है ये मध्य अक्षांश है, 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री दोनों जो गोलार्ध हैं, मध्य अक्षांश पढ़ी थी हमने, 0 से लेकर के 30 उत्तरी और 0 से लेकर के 30 दक्षिणी जो अक्षांश है निम्न है, 30 से 60 उत्तरी और 30 से 60 दक्षिणी मध्यम है, 60 से 90 उत्तरी और 60 से 90 दक्षिणी ये क्या है, उच्च अक्षांश है। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है वो कहाँ की जाती है, मध्य अक्षांशों में की जाती है, और मध्य अक्षांशों के भी कौन से प्रदेशों में की जाती है, अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। यह कृषि जो है ये विश्व के यहाँ मध्य अक्षांशों में कौन से घास के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में ये कृषि की जाती है। अब ये आपको यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि मध्य अक्षांशों में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं। मध्य अक्षांशों में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं, और आपको याद भी रखना है, पूछा भी जा सकता है कि जो यूरेशिया है यानी यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है, स्टेपीज है, उत्तरी अमेरिका का प्रेरीज है, अर्जेंटीना का पंपास है, दक्षिण अफ्रीका का वेल्डस है, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स है, और न्यूजीलैंड का कौन सा है, कैंटरबरी है। पहला प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है वो विश्व के कौन से क्षेत्रों में की जाती है, तो आपको बताना है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है वो विश्व के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में की जाती है, और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के भी अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। और अर्ध शुष्क प्रदेशों के भी कौन से क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में की जाती है। ये आपको कहा जा सकता है, दो प्रकार के घास के मैदान हैं, एक उष्ण कटिबंधीय है और एक शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो आपको पूछा जा सकता है कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में किस प्रकार की कृषि की जाती है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। फिर आपको ध्यान रखना है यूरेशिया में स्थित उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का नाम बताओ, स्टेपीज बताना है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज बताना है, अर्जेंटीना में पंपाज है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्डस है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, और न्यूजीलैंड के अंतर्गत कौन सा है, कैंटरबरी है। या आपको ये कहा जा सकता है कि जो स्टेपीज उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है वो कहाँ स्थित है, कैंटरबरी कहाँ है, डाउन्स कहाँ है, वेल्डस कहाँ है, पंपाज कहाँ है, ये सारे आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को याद रखना आपको जरूरी है, क्योंकि एक तो आपके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के उदाहरण हो जाएंगे, और इसी के साथ में जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं इनमें आपको अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट अगली कृषि की बात करेंगे, और वो है आपकी मिश्रित कृषि। अगली कृषि कौन सी है, मिश्रित कृषि की हम बात करेंगे। मिश्रित कृषि, देखिए नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, मिश्रित का मतलब है मिली जुली। मिश्रित का मतलब क्या है, यहाँ मिली जुली है। तो मिश्रित कृषि की विशेषता आप लिखते जाए, फटाफट समझ जाएंगे तुरंत। यानी मिली जुली का मतलब क्या होगा, मिश्रित कृषि में पशुपालन और खेती दोनों काम हैं वो साथ साथ किए जाते हैं। मिश्रित कृषि में पशु पालने का काम और खेती करने का काम, यानी पशुपालन का और कृषि का दोनों का काम है वो साथ साथ किया जाता है, इसलिए इसको मिश्रित कृषि कहा जाता है। लिखो, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना क्या कहलाएगा, मिश्रित कृषि कहलाता है। मिश्रित कृषि कहलाता है। नेक्स्ट विशेषता लिखेंगे, इसमें खेतों का आकार है वो मध्यम होगा। खेतों का जो आकार है ये क्या होगा, मध्यम होगा। इसके बाद में लिखेंगे इस कृषि की शुरुआत है, इस कृषि की मुख्य फसल चारे की फसल है। देखो इसमें ज्यादातर अनाज वगैरह पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है। इसकी मुख्य फसलें भी आपकी वही हैं, गेहूँ है, जौ है, बाजरा है। और इस मिश्रित कृषि में देखो, इस कृषि की मुख्य फसल है वो चारे की फसल है। इस कृषि की मुख्य फसल चारे की फसल है, मुख्य फसल चारे की फसल है। जैसे गेहूँ, जौ,
जई, गेहूं है, जो है, जई है, मक्का है, राई है, जई है, राई है, मक्का, कंदमूल, इनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। ये मुख्य फसलें हैं मिश्रित कृषि की, मुख्य रूप से चारे की फसल है। नेक्स्ट लिखेंगे, दोनों को समान महत्व दिया जाता है। इस कृषि में क्या किया जाता है? इस कृषि में पशुपालन तथा कृषि दोनों को, पशुपालन तथा कृषि दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाता है। समान रूप से महत्व दिया जाता है, दोनों को बराबर बराबर महत्व दिया जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे, इस कृषि में मुख्य रूप से, इस कृषि में मुख्य रूप से मवेशी, जो पालतू पशु होते हैं, गाय, भैंस, ये सब मवेशी के अंतर्गत आते हैं। मवेशी, भेड़, सूअर, कुकर, ये पाले जाते हैं। पालतू जो दुधारू पशु होते हैं उनको मवेशी कहते हैं। इसके अलावा भेड़ है, सूअर है, कुकर है आदि, मतलब क्या किए जाते हैं? इस मिश्रित कृषि के अंतर्गत पाले जाते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, यह पूंजी प्रधान कृषि है। कैसी कृषि है? पूंजी की आवश्यकता होती है इसमें ज्यादा, तो यह है पूंजी प्रधान कृषि है। पूंजी प्रधान कृषि है। इसमें विकसित यंत्र कैसे चाहिए? पूंजी देखो इसमें ज्यादा, इसमें विकसित यंत्र, पशुओं के लिए इमारत, पशुओं के लिए इमारत यानी भवन जिसको हम कह सकते हैं, और इसके अलावा रासायनिक और वनस्पति खाद, इमारत है। फिर आ जाएगा इसमें रासायनिक एवं वनस्पति खाद। वनस्पति खाद का मतलब होता है हरी खाद। हरी खाद का गहन उपयोग किया जाता है। हरी खाद का गहन उपयोग किया जाता है। इसके बाद में लिखेंगे, जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, और एक लोग गहन उपयोग किया जाता है, जिसमें अधिक पूंजी की, जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिक पूंजी की क्या होगी? इसमें आवश्यकता होगी। और इसके बाद में कृषकों की कुशलता और योग्यता ट्रेंड होने चाहिए। कृषकों की कुशलता एवं योग्यता इस कृषि की प्रमुख विशेषता है। इस कृषि की प्रमुख विशेषता है। अब ध्यान देंगे, पहले थोड़ी सी विशेषता इनको आप दोबारा देखें, फिर वो लिखेंगे आगे विशेषता और है। सबसे पहली बात है कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? शीताशां अक्षांशों की खेती के साथ साथ क्या करना? पशुपालन करना। कृषि के साथ साथ क्या करना? पशुपालन करना क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाता है। इसके बाद में मिश्रित कृषि में खेतों का आकार कैसा होगा? तो मिश्रित कृषि में खेतों का आकार मध्यम आकार होता है, न ज्यादा बड़े होते हैं न ज्यादा छोटे होते हैं। इस कृषि के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सी फसलें बोई जाती हैं? चारे की फसल बोई जाती है। मिश्रित कृषि में मुख्य रूप से कौन सी फसलें बोई जाती हैं? चारे की फसल बोई जाती हैं। और चारे की फसलों में भी गेहूं है, जौ है, जई है, राई है, मक्का है,
कंदमूल इस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। फिर ध्यान रखना है, इस जो कृषि है मिश्रित कृषि, इसमें पशुपालन को भी और कृषि को भी दोनों को बराबर बराबर महत्व दिया जाएगा। कौन से पशु पाले जाते हैं? मवेशी में दुधारू पशु आ जाते हैं। इसके अलावा भेड़, सूअर, कुकर ये पाले जाते हैं। दुधारू पशुओं में गाय, भैंस। और ये पूंजी प्रधान कृषि है, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था ना, रोपण कृषि क्या है? पूंजी प्रधान कृषि है कि उसमें मतलब प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करना पड़ता है, इसलिए पैसा ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए वो पूंजी प्रधान है। तो ये मिश्रित कृषि भी क्या है? पूंजी प्रधान है। और क्यों? क्योंकि इसमें विकसित यंत्रों का उपयोग किया जाता है, कृषि के लिए भी और उसके लिए भी। पशुओं के लिए इमारत बनानी पड़ती है। रासायनिक और वनस्पति खाद का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, जिसमें अधिक पूंजी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। कृषकों की कुशलता एवं योग्यता इस कृषि की प्रमुख विशेषता है। जो कृषक है ये क्या होने चाहिए? ट्रेंड होने चाहिए और क्या होने चाहिए? योग्य होने चाहिए। वही क्या है? इस कृषि की प्रमुख विशेषता है। तो ये मिश्रित कृषि की क्या हो गई? प्रमुख विशेषताएं हो गई। इसके बाद में और लिखेंगे ये प्रमुख विशेषताएं हैं। और मिश्रित कृषि का तात्पर्य क्या होगा? जिसमें पशुपालन को और कृषि को बराबर बराबर क्या दिया जाता है? महत्व दिया जाता है, या कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? मिश्रित कृषि कहा जाता है। और विशेषता लिखो। और विशेषता के अंतर्गत आएगा, इस कृषि में मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, जो मिट्टी है इसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए, नेक्स्ट लिखो, इस कृषि में मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए अंतः फसली कृषि, देखो कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है? अंतः फसली कृषि, अंतः फसली कृषि तथा सस्यावर्तन, अंतः फसली कृषि तथा सस्यावर्तन विधियों का उपयोग किया जाता है। अभी बताएंगे सस्यावर्तन विधियों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे, ये कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। यह कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। इसके बाद में देखो, यह कृषि समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग, यह कृषि समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग, समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप भाग, जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप, पूर्वी अमेरिका है, और यूरेशिया, पूर्वी अमेरिका और यूरेशिया आदि भागों में की जाती है। आदि में की जाती है। तो देखो इसमें आपकी एक मुख्य बात आई है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो मिश्रित कृषि है, इस मिश्रित कृषि में अभी हमने पढ़ा था कि दोनों प्रकार की खाद का उपयोग किया जाता है। मिश्रित कृषि में खेत की
खेत का उपजाऊपन बनाए रखने के लिए, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हरी खाद का उपयोग भी किया जाता है और गोबर की खाद का उपयोग भी किया जाता है। तो इसमें एक और विधि अपनाई जाती है, इसके लिए क्या किया जाता है, अंतः फसली कृषि। कौन सी फसली कृषि? अंतः फसली कृषि। अंतः फसली कृषि का तात्पर्य होता है कि एक जैसे लाइन है, एक पंक्ति है, इसके अंदर मतलब क्या कर दिया जाएगा, एक प्रकार की फसल बो दी जाएगी। जैसे मान लो इसके अंदर मूंगफली बो दी गई और फिर दूसरी लाइन के अंदर मतलब क्या कर दिया गया, गंवार बो दिया गया। इस प्रकार के एक ही जो खेत है, इस एक ही खेत में अलग अलग फसलों की पंक्तियां बोई जाती हैं। मुख्य रूप से इसमें ग्रंथिल फसलें होती हैं, जैसे मूंग है, रजका है, उड़द है, सोयाबीन है, मूंगफली है। इस प्रकार की मतलब जो तिलहन की जो फसलें होती हैं, तेल देने वाली फसलें होती हैं, या जिनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए इस प्रकार की अंतः फसली कृषि की जाती है। यानी एक ही खेत में अलग अलग फसलों की पंक्तियों को बोना ही क्या कहलाता है, अंतः फसली कृषि कहलाता है। और इसके साथ साथ सस्यावर्तन विधियों का, सस्य का मतलब फसल होता है, वर्तन का मतलब काटना होता है, सस्यावर्तन भी कर दिया जाता है। कुछ विशेष प्रकार की हरी खाद का प्रयोग करना होता है। जैसे गंवार की फसल होती है, तो इस गंवार की फसल से हरी खाद का उपयोग करने के लिए खड़ी जो फसल होती है उसी को क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। इसको सस्यावर्तन कहा जाता है। तो इस प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। कहाँ की जाती है? विश्व के ज्यादातर जो विकसित भाग हैं, इन विकसित भागों में यह कृषि की जाती है। और विकसित भागों में यह कृषि क्यों की जाती है? क्योंकि ये एक पूंजी प्रधान कृषि है और इसमें पूंजी की क्या होगी, अधिक आवश्यकता होगी। पूंजी प्रधान कृषि है और पूंजी प्रधान कृषि होने के कारण इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, इसलिए ज्यादातर विकसित देशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप है और अमेरिका का पूर्वी भाग है और इसके साथ साथ जो यूरेशिया है, इसमें इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो ये आपकी हो गई, एक तो देखो यहाँ मिश्रित कृषि आपकी हो गई, यार विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि हो गई है, और एक आपकी कौन सी हो गई है, रोपण कृषि हो गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में आगे वाली कृषि जो है उनको हम पढ़ेंगे। थैंक यू।